जब भी कभी ना आप बेटा एग्जाम लिखते हो, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हो, ठीक है, तो देखो मैथ्स सभी को आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, ठीक है। जहां पर मैथमेटिकल पोर्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, वहां तक की तो बात ठीक है। बट जब भी कभी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई डेरिवेशन करते हो, ठीक है, तो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्योरी रिक्वायर्ड। तो वो जो रिक्वायर्ड थ्योरी है वो जरूर और जरूर लिखें। अगर आप वो नहीं लिखते हो तो फिर बेटा मार्क्स एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। राइटिंग टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी, किस तरीके से एग्जाम को लिखना होता है वो आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि अब जैसे मैं अगर एग्जाम पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहला, अब ऑब्वियसली मेरे हाथ में पेपर नहीं है, और अगर मैं उसको ओपन कर लेता हूँ तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप मुझे क्या क्वेश्चन एक बारी बोल सकते हैं? यस सर। हाँ, क्वेश्चन बोले बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? So first question was, why do the electrostatic field lines not form closed loops? हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स की फॉर्मेशन क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं मूव करेंगी, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगी। दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड दे विल टर्मिनेट एट नेगेटिव, तो दे विल नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। बस इतनी बात लिखनी है, ठीक है। So second question is, draw a plot. पहले फर्स्ट में आप ये भी बोल सकते थे, फर्स्ट में आप ये भी बोल सकते थे कि पॉजिटिव चार्जेस का इफेक्ट होता है उसको नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस मूव करती हुई आएंगी, एंड एज सून एज दे मूव, as soon as they reaches towards the negative charge, तो उनका इफेक्ट वहां पर नलिफाई हो जाएगा। सो दे विल नेवर मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दे विल ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सेकंड क्वेश्चन, Draw a plot showing the variation of electric field with the distance r due to point charge q. हाँ अब एक बात बताओ, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, अगर मेरे को R और E के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना है, तो बेटा देखो, एक पॉइंट चार्ज है, इसका चार्ज Q है, ठीक है। तो इसका जो गॉसियन सरफेस आप कहीं तक भी लेके चले जाओ, कहीं तक भी, कितना भी बड़ा बना लो, हो सकता है ना, तो उसकी सिमेट्री कैसी होगी? स्फेरिकल ही होगी ना बेटा, होगी ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप हमेशा कहाँ निकाल पाएंगे? इसके सरफेस के ऊपर। तो जैसे जैसे आप बाहर की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगी। तो E और R का जो प्लॉट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर ऐसे ही मूव करेगा। दिस इज E एंड दिस इज R। तो प्लॉट आ गया E और R का। Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, A proton is placed in a uniform electric field directed along x-axis. In which direction will it move? a proton is placed, proton plus Q charge है, a proton is placed in an electric field. So uniform electric field directed along x-axis. In which direction will it move? अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो प्रोटॉन ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 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 ये नेगेटिव, 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 तो प्रोटॉन कहाँ जाना चाहिए? So पॉजिटिव चार्ज, direction of the electric line, the field. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये Yes sir. कॉन्सेप्ट, ये तो कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है बेटा, सबको क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट बताएं।
In which orientation a dipole is placed in a uniform electric field in its stable and unstable equilibrium. ये भी हमने परसों डिस्कस किया था, स्टेबल और अनस्टेबल में। अगर ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड होगा, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। सर इसमें हम एंगल लिख सकते थे, मतलब 0 बिल्कुल लिख डिग्री और सकते हैं 180 हमेशा डिग्री। आप, लेकिन बेटा कोशिश ये करा करो, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ये अनस्टेबल होगा और ये स्टेबल होगा। अब देखो यही फर्क है, ठीक है, यही फर्क होता है। एक देखो, आप जब पेपर लिख रहे हो बेटा, तो जिस एग्जामिनर को आपका पेपर चेक करना है वो आपको नहीं जानता कि आप कौन, ठीक है, तो आप भी नहीं जानते कि वो एग्जामिनर कौन है, कौन चेक कर रहे हैं, कौन चेक करने वाला है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, कई बार ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, यहाँ ऑब्जेक्टिविटी मतलब इनफैक्ट यहाँ पर ये प्रॉब्लम जनरली आ जाती है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कोई किस तरीके से किस चीज को लेता है। अब जैसे अभी आपने पूछा कि अगर हम एंगल लिख दें थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, लेकिन ठीक है 1 मार्क क्वेश्चन था, बट ज्यादा बेहतर होगा कि आप उसको इस तरीके से पिक्टोरियली डिपिक्ट करके और यहाँ पर आप लिखें कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहाँ आप लिखें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक क्लैरिटी, कहने का मतलब ये आपको ना एक इंप्रेशन देना है एग्जामिनर को कि शुरुआत के ही क्वेश्चंस के अंदर ये हो जाता है कि आप जो इंप्रेशन देना चाहते हो वो इंप्रेशन एग्जामिनर के दिमाग में आ जाता है कि हाँ, कि बेटा आप लिखना क्या चाह रहे हो या आपका तरीका क्या है सोचने का, क्लैरिटी क्या है सब्जेक्ट को लेके। तो जब आप आंसर्स, कहीं पर ऐसा होता भी है कि आपके आंसर्स मैच नहीं करते हैं आंसर की के साथ, ठीक है, तो देर इज ऑलवेज अ डिस्कशन बिटवीन 3 और 4 टीचर्स। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ कॉपीज ऐसी होती हैं, कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बच्चे ने ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लिखा हुआ होता है, ठीक है, मतलब लीक से हटके लिखा हुआ होता है। जब बच्चा ऐसा लिख रहा है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके लिख रहा है, तो वी आर ऑलवेज बाउंड टू कंसिडर कि व्हाट ही और शी इज राइटिंग। तो हम क्या करते हैं वहां पर उसको सोचते हैं, देखते हैं और फिर एनालाइज करते हैं वेदर टू गिव मार्क्स हियर और नॉट, ठीक है। तो ऐसे वाली जो सिचुएशन होती है जनरली ये आप लोगों के लिए ना एक विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि ऐसे में टीचर के दिमाग में एक बात ये है कि भाई बच्चा बहुत अच्छा है, हर एक चीज को बहुत अच्छे से लिख रहा है। तो देखो, आपको एग्जाम लेने के लिए उस टीचर के साथ लाइफ में शायद एक ही बार इंटरैक्ट करना पड़ रहा है विद योर पेपर इनफैक्ट, ठीक है, फेस टू फेस तो शायद आप नहीं जानते होगे, ठीक है, तो और ना ही कभी जान पाओगे कि किसने आपका पेपर चेक किया। तो जो वो इंटरैक्शन आप कर रहे हो विद योर पेपर, विद योर एग्जामिनर, ठीक है, तो वो इंटरैक्शन ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसको ये पता लगे कि आपको कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज अच्छी है। तो 1 मार्क में भी देर इज नो हार्म ड्रॉइंग दीज 6 और 7 लाइन्स, ठीक है, और अगर यहाँ पर आपको फुल ऑन फुल मिल जाते हैं तो ठीक है बेटा। यस सर। इसका इंप्रेशन आपके बाकी पेपर के ऊपर भी पड़ता है। तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। Yes, Yes, sir. sir. अगला बताएं। A charge q is placed at the vertex of a cube of side A. What is the net flux through each face? देखो अच्छा, मैंने आपको बोला था, अच्छा 1 मिनट होल्ड करना। अच्छा देखो ध्यान से, एक क्यूब ये है ना, ये क्यूब दिख रहा है बेटा आपको, Yes, sir. yes, ठीक है, sir. और एक और क्यूब मैं इसके साथ यहाँ पर लाके ये रखा है। अगर मैं कहता हूँ किसी भी एक वर्टेक्स पे, लेट्स से कि मैंने ये वाला वर्टेक्स चूज किया, एक चार्ज मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर प्लेस करने के बाद सिंगल क्यूब से यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई और जज कि एक फेस से कितना फ्लक्स मूव कर रहा होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस वर्टेक्स के सामने
यहाँ पर एक और क्यूब प्लेस कर दूं, ठीक है, ठीक, चार्ज यहाँ पर था, एक और क्यूब यहाँ मैंने प्लेस कर दिया। अब एक क्यूब इसके आगे यहाँ लगा दूं और एक क्यूब इसके आगे यहाँ लगा दूं, तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। Yes, sir. अब इन चारों में ये वाला वर्टेक्स कहाँ आ जाएगा? एग्जैक्टली एट द सेंटर। Yes, sir. अब एक इसके ऊपर, एक इधर और एक इधर, यानी 4 के ऊपर एक और लगा दो, एक और लगा दो, तो कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर 8 क्यूब्स हो जाएंगे, यानी कि 2D के अंदर अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं बेटा, तो जो 4 क्यूब्स थे उनका एक सरफेस मुझे ऐसा दिखेगा, जिसके ऊपर ये चार्ज एक वर्टेक्स पर रखा हुआ दिखेगा ना, सेंटर पे। Yes, sir. और इसी के ऊपर एक, इस पे एक और इस पे एक रख दूं, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। यस सर। लेकिन फिगर फिर से क्या बन गई? क्यूब ही बन गई। Yes, sir. तो ये चार्ज कहां पर आ गया? उस क्यूब के सेंटर पे आ गया। Yes, sir. ठीक है, अब अगर उस क्यूब के सेंटर पे आ गया तो आपके पास कितने फेसेस हो गए? So 6 faces. 6 फेसेस हो गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए थे? 8 हो गए थे ना, 8 है ना? तो अब क्वेश्चन में उसने क्या पूछा? व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू faces. फेसेस। तो फेसेस कितने हो गए? 6 हो गए। तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ Q बाय एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ मैंने कैपिटल Q लिया था ना उसको। ठीक है, Yes, sir. क्योंकि ये सेंटर पे आ गया ना। अब ये कंप्लीट फेस हो गया, तो जितना फ्लक्स इस पॉइंट से निकल रहा होगा उतना इस पॉइंट से भी निकल रहा होगा, उतना इससे भी निकल रहा होगा, तो नेट फिर ऐसे ये फ्लक्स। प्लेस, ये क्यूब्स ऐसे प्लेस करके इमेजिन करने की नीड थोड़ी होती, तो जनरली पता है 6 फेसेस और फेसेस के थ्रू ही चाहिए हमें तो। अच्छा, अगर वो पूछता व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द क्यूब्स, फिर कैसे करते? तो फिर 1/8 करते ना। Yes, sir. इसीलिए हमेशा कोशिश ये करो कि जो चार्ज है उसको कहाँ लेने की कोशिश करो? सेंटर पे। So through one cube वो कैसे होगा ये वाला कि अगर through one cube निकल रहा? एक क्यूब ये था, एक क्यूब ये था, ठीक है, ठीक है, Yes, sir. एक सामने, एक ऊपर, एक इधर, है ना? तो एक क्यूब के एक फेस के थ्रू, तो फिर वो और भी, उसको भी हमें हाफ करना पड़ता ना, Yes, sir. Yes, sir. तो चेंज हो जाता ना बेटा Yes, आंसर। sir. इसीलिए आप बताएं आगे, अगला क्वेश्चन। Calculate the amount of work done in turning an electric dipole of dipole moment 3 into 10 raised to the power minus 8 coulomb meter from its position of unstable equilibrium to the position of stable equilibrium in a field of 10 raised to the power 3. न्यूटन पर कूलम। Yes, sir. Yes. तो हमें क्या निकालना था? वर्क डन निकालना था। Yes, sir. फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल और फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल? From unstable to So stable. from unstable to stable. तो θ1 90 हो गया और θ2 0 डिग्रीज हो गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो PE cos θ1 minus cos θ2, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। पुट करो, आंसर निकालो। सर हम थीटा टू 180 ले सकते थे। नहीं, उसने अनस्टेबल बोला है, तो जब वो अनस्टेबल बोलता है तो हम मैक्सिमम अनस्टेबल लेते हैं, ठीक है? यस सर। ठीक है, हाँ। मैक्सिमम अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ? जहां टॉर्क मैक्सिमाइज हो जाए। 180 पे तो टॉर्क लगेगा नहीं ना, ओके सर। तो डायरेक्शन ही रिवर्स हुई ना 180 में तो। यस सर।
भाई डायपोल ऐसे के बजाय ऐसे पड़ा था, Yes. अनस्टेबल जरूर था वो, बट टॉर्क तो यहाँ मैक्सिमम लग रहा है ना बेटा। आगे Yes. बताओ। So deduce the expression for the electric field due to a system of two charges with position vectors r1 and r2 at a point r with respect to the origin. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालना था, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम, ये रहा Q1 और ये रहा Q2, ठीक। ये पोजीशन O और ये जो डिस्टेंस है इसको तो आप R कह सकते हो, लेकिन इस चार्ज का होगा R1 और इसका पोजीशन वेक्टर होगा R2 वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी यहाँ से, हमने पहले भी निकाली थी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक को टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, Yes. Yes. और ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लो। एक चार्ज आपने यहाँ रखा, ये डिस्टेंस r के ऊपर एक और चार्ज रख दिया Q0, दिस इज योर r वेक्टर। अब निकल जाएगा। Yes, sir. मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्या करूं सॉल्व? Sir, हो जाएगा. देख लो बेटा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा ये? So question number 7. 7. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है ना। हाँ तो हो जाएगा ना ये। Yes, sir. Yes, sir. एक बार स्टेटमेंट फिर से बोलना इसकी। So deduce the expression for the electric field due to a system of two charges with position vectors r1 and r2 अच्छा, at R1 और R2 दो अलग अलग दे रखे हैं। yes, the position vectors r1 and r2 at a point r with respect to the origin. हाँ फिर तो फर्स्ट वाली ही बनेगी बेटा, फिर तो फर्स्ट वाली बनेगी बेटा। फिर यहाँ तक क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। बस ये 2 पॉइंट्स ले लिया आपने, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और ये R था, ये हो गया आपका R1 वेक्टर, ये हो गया R2 वेक्टर। निकल जाना चाहिए। तो किसी भी एक पॉइंट पर आप निकालना चाहेंगे तो वहां पर आप क्या रख दोगे, टेस्ट चार्ज रख दोगे। तो इन टर्म्स ऑफ R वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी, ठीक है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पॉइंट पर, किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालोगे तो इसका इन्फ्लुएंस यहाँ देखना है Q0 के ऊपर, तो इससे Q0 रिपेल होगा, तो डायरेक्शन ये गई इधर, ठीक है। तो R1 ये आ जाएगा 1 से 0 और ये R, तो R और R1 की टर्म्स में ये आंसर आ जाएगा ना, R1 वेक्टर प्लस ऑफ R10 इज इक्वल टू R वेक्टर। तो R10 वेक्टर इज इक्वल टू R माइनस R1 हो जाएगा ना बेटा। तो पहली इलेक्ट्रिक फील्ड E1 विल बी इक्वल टू KQ बाय R10 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू R10 कैप, ऐसे ही लिखेंगे ना। Yes, sir. इसी को आप वेक्टर क्वांटिटी लिखोगे ना बेटा। R10 को क्या लिख पाओगे फिर, KQ अपॉन R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इनटू R वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर, ये मॉड में होगा स्क्वायर, वो सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा। सिमिलरली आप E2 लिख सकते हो, यहाँ पर E2 कैलकुलेट करो, वो रिपेल करेगा, वो इस तरफ जाएगा, तो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे एक ही पॉइंट पे, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, हो जाएगा R की टर्म्स में। Yes, sir. वैष्णवी क्लियर है बेटा? Yes. स्नेहा? Yes, sir.
नंदिनी, यस सर। दक्ष, क्लियर है ये वाला टॉपिक? यस सर। ये तुम्हारी प्रॉब्लम में था? नहीं सर, फिर 16 होता है। अन्वेषा, क्लियर हुआ? यस सर। आन्या, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट बताओ बेटा, अगला टॉपिक क्या, अगला क्वेश्चन क्या था? So a point charge causes an electric flux -3 into 10 raised to the power -14 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface. If the radius of the Gaussian surface is doubled, how much flux would pass through the surface? अच्छा बताओ जरा, अगर रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल तो क्या होगा? So same ही रहेगा flux जितना बाहर है. बिल्कुल, फ्लक्स सेम रहेगा। इट हार्डली मैटर्स कि कोई भी चार्ज आपके पास है तो उसके अराउंड गॉसियन सरफेस कितना है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो उतनी ही रहेगी ना, उससे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, है ना? But sir 2 marks का है तो फिर सिर्फ इतना नहीं लिख सकते ना कि it remains the same. नहीं, ऐसा नहीं है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है। अच्छा देखो, आप लोगों के साथ ना हॉकी एक गेम है, हॉकी के अंदर ना कहते हैं डॉजिंग, ठीक है, ड्रिबलिंग एंड डॉजिंग। तो हम जनरली जब लोग हॉकी खेलते हैं तो वो अपने साथ वाले प्लेयर को ड्रिबल करते हैं या उसको डॉज करते हैं, ठीक है। सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको इसी तरीके से डॉज करते हैं, ठीक है। आपके दिमाग के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से खेला जाता है 5 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चंस में। ये जो थॉट प्रोसेस आप लोगों की है कि नहीं भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है और या 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर 1 मार्क मतलब वन वर्ड नहीं हो सकता। हो सकता है, वो जो 2 नंबर हैं वो इस सोच के ही हैं। आप में से जिसने ये सोचा कि भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं हो सकता, तो फिर आपने क्या किया होगा? फिर आपने ना So कुछ फिर और ऐसे करके लिखा है कि मतलब कि नो इससे नहीं होता, इस पे डिपेंड करता है, मतलब हाँ ऐसे तो करके लिख दिया. हाँ मतलब ये लिखना जरूरी है कि इट रिमेन्स सेम। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो फिर वो ये देखते हैं, कहते हैं कि अच्छा रेडियस डबल, एरिया डबल, तो फिर गॉस लॉ ई डॉट डीएस, तो डीएस डबल हो गया तो फ्लक्स डबल हो गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हमें क्या देखना है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस तो उतनी रहेगी ना, उतनी फ्लो करेंगी, क्योंकि चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा ना। अल्टीमेटली फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज वो डिपेंड किस पे करता है? चार्ज एंक्लोज्ड पे करता है, ठीक है, ना कि साइज पे। इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। So तो ये लिखना है कि चार्ज एंक्लोज पे डिपेंड करता है. यही तो कीवर्ड है। जब आपकी टीचर नंबर नहीं देती हैं ऐसा कुछ लिखने पे भी और आप वहां लड़ पड़ते हो कि जी मैंने तो लिखा था इट रिमेन्स अनचेंज्ड, तो टीचर कहती है मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए, तो वो जस्टिफिकेशन यही है। यानी कि हमें टू द पॉइंट होना अच्छी बात है, लेकिन कई बार इसका नुकसान भी है, तो हमें एटलीस्ट जितना जस्टिफाइड आंसर है उतना तो लिखना ही लिखना है। टेस्ट का मतलब ही यही था कि आप लोगों को ये सिखा पाऊं कि लिखना क्या है। अब जैसे ये क्वेश्चन जान के डाला गया क्वेश्चन है कि भाई वहां पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे। ऑब्वियसली मैं वैसे बताऊं आपको, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका 3 मार्क्स के अंदर ही है ये क्वेश्चन। मैंने कितने में दिया था? 3 में दिया था ना? नो सर, आपने 2 में दिया ही है. अच्छा 2 में दिया है ना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका, हाँ, सीबीएसई 2008 का, सीबीएसई 2008 फॉरेन 2008 का, ये रहा, ठीक है, ये रहा। ये क्वेश्चन 2 मार्कर्स ही है, देखो 3 मार्क्स यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एंड दिस वन इज द 2 मार्कर, ठीक है। तो ये मैंने एमटीजी में से दे रखा है, एमटीजी में इनफैक्ट अरिहंत में, एमटीजी नहीं अरिहंत में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये वहां से उठाया था। मैंने कहा चलो अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई का है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन सारी सीबीएसई के थे, एक भी ऐसा नहीं था जो कि सीबीएसई का ना हो। अगला बताएं।
A uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter has a surface charge density of 80 microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere and what is the total flux leaving the surface. A uniformly Charged conducting sphere of 2.4 meter diameter. अच्छा, a uniformly charged conducting sphere of, एक बार वैल्यूज लिखवाना मुझे, इसको रब कर देता हूँ। हाँ बताना। So diameter is 2.4 meter. एक स्फीयर है जिसका जो डायमीटर है दैट इज डायमीटर इज 2.4 meter मीटर and surface charge density is 80 microcoulomb per meter square. 80 माइक्रोकूलम पर मीटर या मीटर स्क्वायर होगी? So meter Meter square ही square. बोलेंगे. हाँ, और So find the charge on the sphere and what is the total flux leaving the surface. चार्ज ऑन द स्फीयर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, एंड व्हाट इज द टोटल फ्लक्स, मुझे फ्लक्स भी फाइंड आउट करना है। तो हो गया, सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, तो Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, डायमीटर 1.2 स्क्वायर हो जाएगा ये। सिग्मा आपको दिया हुआ है तो Q निकल जाएगा बेटा, Yes, sir. Yes, sir. और फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कैलकुलेट, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Q आप यहाँ से निकाल ही दोगे। और बताएं The next question. जी। Two charged conducting spheres of radii R1 and R2 connected to each other by a wire. Find the ratio of fields at the surface of two spheres. Find the ratio of field at the surface of Two two spheres. spheres. हाँ, तो इसको आप लोगों को करने में क्या प्रॉब्लम आई? दो चार्ज स्फीयर्स थे, आइडेंटिकल है, सेम है, क्या है डिफरेंस है कुछ? The radius दे रखे R1 and R2. चलो, इसका R1, इसका रेडियस R2, और इनको हमने एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब क्या पूछा उसने? So ratio of fields at the surface of the two spheres. Ratio of fields at the surface of the two at the surface. Okay. अच्छा, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है? So two charged conducting spheres of radius like R1 and R2 connected to each other by wire. अच्छा चलो ठीक है, एक बात बताओ, अगर ये तो कहीं नहीं लिखा ना उसमें कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं? No, sir, no. ठीक है, अगर ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है तो इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, तो हमें ये पता होता है कि जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, E डॉट ds होगा ना? Yes, sir. ठीक है, सिमिलरली दूसरे वाले का जो फ्लक्स होगा π2 वो भी E डॉट ds होगा, ये E1, ये E2, ये ds1, ये ds2 ऐसा लिख सकते हैं। Yes, sir. मैं अल्टीमेटली इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, phi1 को Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट और phi2 को लिख सकते हैं Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो कैंसिल आउट हो गए। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर को क्या लिखा जाता है, या E इंटू A1 लिख लो, इसको E इंटू A2 लिख लो, तो ये आ जाएगा E1 अपॉन E2 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। Yes, sir. तो हमें रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की चाहिए थी ना, Yes, sir. Yes, sir. तो Q1 R2 स्क्वायर अपॉन Q2
r1 square is equal to e1 upon e2? Yes. आंसर ठीक है। Yes. अगर ये दोनों स्फीयर्स, मैंने जैसे पूछा कि अगर इन दोनों का सरफेस एरिया बराबर होता है, यानी रेडियस अगर बराबर होता, ठीक है, तो हमें ये पता था सिमेट्रिक सरफेसेस के अंदर कि चार्ज कंडक्शन के केस में, क्योंकि ये कंडक्शन का केस है, आपने वायर से कनेक्ट करा, कंडक्शन के केस में जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसकी रेशियो में? सरफेस एरिया की रेशियो में। तो अब देखो ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो है वो रेडियसेस या सरफेस एरियाज की रेशियोज के बराबर आ रही है ना, यस सर। और चार्जेस के भी प्रोपोर्शनल फिर है। आइडेंटिकल स्फीयर में तो वो रेडियस कैंसिल आउट हो जाते हैं ना, हाँ, तो कैंसिल Q1 आउट हो by जाता, Q2 हो जाता है। कैंसिल आउट हो जाता, और Q1 और Q2 भी कैंसिल आउट हो जाता, क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स के अंदर हमने बात की थी कि अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज Q होता है तो दूसरी बॉडी के ऊपर जाने के बाद वो Q2 और Q/2 में डिवाइड हो जाएगा। यस सर। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो फॉर्मूला है, ये किस चीज का है? ये फॉर्मूला आपने न्यूमेरिकल जरूर करा बेटा, लेकिन यहाँ से आपने ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डिराइव कर ली। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, एमसीक्यूज में, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया दूसरे सरफेस एरिया के साथ इज इन द रेशियो 3:4, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स या रेशियो ऑफ देयर चार्जेस, कुछ भी पूछे तो आपको पता है कि रिलेशन ये होना चाहिए, ठीक है। यस सर। ये रिलेशन किसके लिए है? चार्ज के डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर स्फीयर्स आपके आइडेंटिकल नहीं है तो, ठीक है। तो ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड रेडियस ऑफ नॉन आइडेंटिकल pairs when charge is distributed by conduction। क्योंकि इंडक्शन में तो ये था कि भाई जितना पॉजिटिव इधर है तो उतना ही नेगेटिव दूसरी तरफ क्रिएट हो जाएगा, बट कंडक्शन में तो चार्जेस इक्वल ट्रांसफर होते हैं ना, और या फिर जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। यस सर। अगला क्वेश्चन बताओ, ये क्लियर है ना बेटा सबको? Yes, sir. यस क्लियर है? नितेश क्लियर है बेटा? अच्छा, अगला क्वेश्चन बताओ। State Gauss law in electrostatics and derive an expression for electric field due to a long straight wire of linear charge density lambda. हाँ, ये तो आसान, ये तो आता होगा, Yes sir. इसको तो डिस्कस नहीं करना ना। No sir. सभी लोगों को क्लियर है बेटा ये वाला टॉपिक? Yes, sir. ठीक है, गॉस लॉ की स्टेटमेंट और फिर वो सिलेंडर वाला केस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक sir. फील्ड इसकी आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। Yes sir. So ये next तो question. सीधा। हाँ बोलो। Draw the shapes of suitable Gaussian surfaces while applying Gauss law to calculate electric field due to a uniformly charged long straight wire, infinite plane sheet of charge and a point charge. अच्छा, अब सिंपल सी बात है, अगर एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो इसका गॉसियन सरफेस क्या बनेगा? सिलेंडर बनेगा। Yes, sir. फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, आपको वायर का तो सिलेंडर ही मिलेगा, है ना। Yes sir. पॉइंट चार्ज है तो उसका स्क्वायर मिलेगा।
यस सर। सर इसमें Yes, वो sir. नहीं बनाने थे कि डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी हाँ, थी। बिल्कुल बतानी पड़ेगी ना। यस देखो, सर। अब मान लो कि यहाँ चार्ज अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप बताएंगे ना कहाँ पर ले रहे हैं। तो इधर आपका डीएस वेक्टर होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इस वाले सरफेस के लिए अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ होगी, लेकिन डीएस वेक्टर इस तरफ आ जाएगा। इस केस के अंदर आप कहीं पर भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। और यस अगर सर। और अगर एक थिन शीट ऑफ चार्ज अगर है, तो थिन शीट ऑफ चार्ज के लिए क्या होगा, इसके लिए भी एक क्यूबॉइड बन जाएगा, पैरेललोपाइड बन जाएगा एक, क्योंकि प्लेन है यस ना। सर, एक सिलेंडर काइंड ऑफ एक तो होगा ना बीच में। वो अब अच्छा पहले ये बताओ, जो थिन शीट ऑफ चार्ज है वो इनफाइनाइटली है या फाइनाइटली है? Sir, infinite. इनफाइनाइटली है, सर इनफाइनाइट। फाइनाइट है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में तो फिर आप यस सर। कोई एक सेक्शन ड्रॉ करके कर सकते हैं। और बताएं। So next step, plot a graph showing the variation of Coulomb forces F versus 1 by r square, where r is distance between two charges, 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, and 2 microcoulomb, minus 3 microcoulomb. Interpret the graph obtained. हाँ, इंटरप्रेट द ग्राफ ऑब्टेन्ड। अब मैं ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका मेरे को आंसर सभी लोगों का देखना था, लेकिन मैंने अभी जितने एक दो पेपर देखे उसके अंदर आप लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया नहीं है, ठीक है। तो मैं जनरली देखना चाह रहा था कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते। हाँ जी। तो मैंने तो नॉर्मली F वर्सेस 1 by r स्क्वायर का ग्राफ बना दिया, उसके बाद वो फॉर्मूला में पुट कर दिया, 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम को फॉर्मूला में पुट कर दिया। अच्छा, तो उससे तो फोर्स निकल आई बस। यस सर, मतलब वही समझ आ रहा था तो यही कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना। आप अगर आपको बनाने के लिए बोला क्या, एफ और किसके बीच में बोला था? 1 by r स्क्वायर। 1 by r, so this must be 1 by r square, not r। अभी तक आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ बनाए थे, याद करो, आपने बनाए थे E और R के बीच में, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना। और आप यहाँ कह देते थे कि क्योंकि E is inversely proportional to r square। अब की बार हम इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यस सर। तो जो 1 और 2 आपने लिया था, पहला चार्ज कितना था, 1 और 2 ना, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 12 अपॉन, डिस्टेंस भी दे रखा था कुछ? नो सर। नहीं दे रखा था, तो आर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा हमने दिया था एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 3 ना। यस सर, -3 था। हाँ -3 था, तो 10 की पावर 9 माइनस 12 अपॉन आर स्क्वायर, यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो नीचे वाला केस है, क्योंकि वहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो 1 बाय आर स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो ये माइनस में आएगा, इसका स्लोप। Yes, sir. इसका स्लोप माइनस में आएगा ना। अब इसका स्लोप अगर माइनस में आता है, तो ऊपर वाले का ग्राफ तो ये बन गया, नीचे वाले का ग्राफ ये, ठीक है। Yes, sir. तो स्लोप आप निकाल लेंगे वहां पर, ठीक है। तो एफ स्लोप ऑफ एफ वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर हमें डिफाइन करके देता है कि वो डिपेंड करेगा Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पे। तो जो Q1 और Q2 का प्रोडक्ट होता है बेटा, पहले वाले केस में पॉजिटिव है और दूसरे वाले केस में नेगेटिव है। जैसे कि फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना।
तो इसका जो स्लोप होगा df by dr वो इस पर डिपेंड करने लगेगा ना, यस Q1 और सर। Q2 पे। तो Yes, Q1 sir. और Q2 पहले वाले केस में पॉजिटिव है तो इसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा, दूसरे वाले केस में Q1 और Q2 नेगेटिव है तो उसका स्लोप नेगेटिव रहेगा। भाई ग्राफ पे तो हम यही समझ सकते हैं ना कि पॉजिटिव स्लोप मींस रिपल्शन, नेगेटिव स्लोप मींस अट्रैक्शन। तो दिस इज हाउ यू कैन इंटरप्रेट द ग्राफ, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो ये जो स्लोप पॉजिटिव है इसको आप कहेंगे रिपल्शन और इसको आप कहेंगे अट्रैक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, So an oil drop of 12 excess electrons is held. अच्छा पहले ये बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? यस सर। Yes, sir. किसी को भी सर कोई एक डाउट बार है तो? दोबारा समझा दो। अच्छा देखो बेटा सुनो, आपको ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है, f और 1/r², यानी f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r², यानी यहाँ जो वैल्यूज आप लोगे बेटा इस पर वो 1/r² की वैल्यूज लोगे, r की वैल्यूज नहीं लोगे, ठीक है। यस सर। तो डायरेक्ट रिलेशन में ग्राफ हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है ना। यस सर। अच्छा इसको आप कहाँ से रिलेट कर सकते हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्लास 11th में आपने LT और LT² का ग्राफ प्लॉट किया था? यस सर। अच्छा ध्यान से याद करना, LT और LT² के ग्राफ के अंदर बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t = 2π√L/g, ठीक है। अब देखा जाए तो T और L का जो ग्राफ है आप कहोगे कि ये तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही नहीं, है ना। तो जब आप L और T का ग्राफ प्लॉट करते थे तो L और T का ग्राफ कुछ एक वो बनता था आपका, इनफैक्ट L और T² का जो ग्राफ होता था वो एक स्ट्रेट लाइन बनता था ग्राफ, ठीक है। और LT का ग्राफ जो होता था वो एक कर्व बनता था ऐसे। तो अब आप कहोगे सर L और T दोनों की डायमेंशंस 1 और 1 है, LT ग्राफ तो वो तो आपका कर्व क्यों बन रहा है? क्योंकि जब आप L और T का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहे थे तो बेटा L यहाँ पर किस में था, अंडर रूट में। इक्वेशन क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है ना। यस सर। लेकिन जब आप L को T² के साथ बना रहे हो, आप T² को एक क्वांटिटी कंसिडर कर रहे हो, L और T का ग्राफ नहीं बना रहे आप, तो वहां इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक नहीं है, फिर वो डायरेक्ट रिलेशन में चला गया, यस सर। ठीक है। तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं उस केस में। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है t² = 4π²L/g। तो L = g टाइम्स अपॉन 4π² t²। अब आप कहेंगे कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। बेशक से t² प्रोपोर्शनल है, लेकिन आप ग्राफ अगर t² और L के बीच में बनाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, लेकिन अगर आप L और T के बीच में बनाओगे तो वो एक कर्व बनना शुरू हो जाएगा। सेम बात यहाँ पर है, आप ग्राफ अगर F और R के बीच में बनाओगे तो वो कर्व बनेगा, क्योंकि स्क्वायर का भी तो अपना एक रोल है ना बेटा। यस सर। लेकिन यहाँ पर तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। अब 1/r² कोई एक क्वांटिटी x हो सकती है, तो F इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो गया ना। यस सर। हाँ तो जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इंपॉर्टेंट बात, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हो तो फोर्स आपकी पॉजिटिव रहेगी। इट मींस कि रिपल्शन जब जब होगा तब तब ग्राफ यही बनेगा। और इस थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी फोर्स नेगेटिव, यानी अट्रैक्शन जब होगा तो ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ओ सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ओके सर। यहाँ तो जा नहीं सकता, यहाँ तो R नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म, ना ये वाला क्वाड्रेंट ना ये वाला क्वाड्रेंट, क्योंकि R तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। यस सर। R कैन नॉट बी नेगेटिव, सिर्फ चार्ज ही पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते थे, ठीक है। यस सर। हाँ बेटा बताएं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो।
So an oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 raised to the power 4 Newton per coulomb. The density of oil is 1.2 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop. अच्छा, अब प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को करने में? ट्राई करा था तुम लोगों ने इस क्वेश्चन को? ये वाला हो गया था अच्छा, हो गया था। सर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसलिए हो गया था, चलो अच्छी बात है। मैं बाकी सबसे पूछ रहा हूँ बेटा, जिससे नहीं भी हुआ, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम क्या आई थी? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई? सबसे हो गया था? सर एक बार बता दो। यस सर, हो गया। अच्छा, तो एक बार क्वेश्चन फिर से बोलना पड़ेगा बेटा, वेट करो। हाँ बोलो। Sir, an oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electric field of 2.55 into 10 raised to the power 4 Newton per coulomb. The density of oil is 1.2 gram per centimeter cube. Estimate the radius. एक बात बताएं, अगर मुझे इसको स्टेशनरी रखना है तो वेट ऑफ द ड्रॉप हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ लगेगी ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, यानी QE इज ऑलवेज इक्वल टू mg। अब m को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। Yes, sir. और चार्ज कितना है? 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, यानी 12 into 1.6 into 10 to the power minus 19। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे ही रखी है, ठीक है, डेंसिटी आपको दिया हुआ है, तो 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब 1/100 यानी 10 to the power -2, -2 से -6 हो जाएगा, तो ऊपर आके आ गया 10 to the power +6। वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। r ही आपको निकालना था, g को 10 ले लिया, तो दिस विल बी 12 into 1.6 into 10 to the power -19 into इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं? दे रखा है ना, 2.55 into 10 to the power 4। सॉल्व हो जाएगा? Yes, sir. सिर्फ r निकालना है। Yes, sir. अब हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, और बताओ। A charge Q is placed at the center of the line joining the two equal charges Q. Prove that the system of three charges will be in equilibrium if Q is equals to -Q/4. देखो, ये लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, बोथ ऑफ देम आर फ्लक्स क्यूज, मतलब क्यू दे रखे हैं आपको। दिस इज द सेंटर, यहाँ पर हमने एक और स्ट्रेस चार्ज रख दिया, क्यू रख दिया, ठीक है। अब ये जो चार्ज Q है, इसके लिए हमें प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है कितनी बता रखी है? -Q/4, capital Q/4. अच्छा, माइनस कैपिटल Q/4। अच्छा, इस डिस्टेंस को x मान लो, इसको भी x मान लो, सेंटर से, है ना? उसने बोला है कि सेंटर पे रखा हुआ है ना? Yes, sir. तो हो गया बेटा, A B C। ध्यान से देखो, अगर ये पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, ठीक है, तो सिस्टम का इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस की वजह से तीनों चार्जेस पॉजिटिव में ऐड हो जाएंगे। Yes, sir. तो इसका मतलब बीच वाले चार्ज को नेगेटिव होना चाहिए एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। Yes, sir. अब दूसरी बात, हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो प्रूव करना था, तो एक काम करते हैं, मैं निकाल लेता हूं इससे इसके ऊपर लगने वाली फोर्स। ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, करेगा ना? Yes, sir. तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी,
ये भी इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक। लेकिन एक ही पॉइंट पे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अगर जीरो होता है, हमारा जो कॉन्करेंट फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है, आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि एक ही पॉइंट पे लगने वाली सभी फोर्सेस का सम कॉन्करेंट फोर्सेस के केस में क्या होता है, जीरो। अगर वो जीरो है तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी जीरो के बराबर करते हैं अगर, तो पहला फोर्स कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस ऑफ ये क्या आ जाएगा, के क्यू इंटू क्यू बाय x का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सो के कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर with a negative sign, k से k cancel out हुआ, x square से x square cancel out हुआ, q से q, तो small q is equal to minus of q by 4 आ गया। ठीक है बेटा, यस सर। Yes. Yes, sir. अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। So, हमने, हाँ बेटा, सर इसमें कोई थ्योरी तो नहीं लिखनी थी ना? ना 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 ना, अब वो थ्योरी वाला बता रहा हूँ, रुको। हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते थे। जो मैंने सबसे पहले बात बोली कि फॉर दिस सिस्टम दिस पर्टिकुलर चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। फॉर दिस सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम दिस चार्ज मस्ट बी नेगेटिव, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था। तो आप कुछ नहीं करो, सिंपल, अगर आपने उसको नेगेटिव शुरू में ही मान लिया तो अब की बार फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी ये कहाँ एक्ट करेगा, अंदर एक्ट करेगा, ठीक है। तो हो गया के क्यू स्क्वायर बाय 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू इनटू कैपिटल Q बाय x स्क्वायर। यहां से q की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो दिस विल बी q बाय 4, बट हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पहले ही लगा के इसको नेगेटिव लिख दिया था, तो वो थ्योरी यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, Yes, sir. क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैग्नीट्यूड तो q बाय 4 आ गया, अगर ये q बाय 4 हो यहाँ पर पॉजिटिव हो तो ऑब्वियसली ये दोनों और ये दोनों आपस में इनफैक्ट तीनों के तीनों ड्यू टू एडिटिविटी ऑफ चार्जेस एक सिस्टम की तरह से बिहेव करने लगेंगे, एक चार्ज की तरह से। तो फिर सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसको इक्विलिब्रियम में बनाए रखने के लिए दिस मस्ट बी नेगेटिव, ये थ्योरी लिखनी जरूरी है, ठीक है। Yes, sir. कितने हो गए, So last के 2 बचे 5 markers. हाँ हाँ पूछो पूछो। Calculate the electric field at the center of a uniformly charged circular arc of radius r and linear charge density lambda. अच्छा ये ना मेरे से गलती हो गई थी, ये क्वेश्चन ना मैं देना कुछ और चाह रहा था, मैंने दे कुछ और दी, ठीक है। एक्चुअली मैं टाइप करते हुए ये प्रॉब्लम हो गई मुझे, यहाँ पर लिखना था सेमी सर्कुलर डिस्क, मैं आपसे सेमी सर्कुलर पूछना चाह रहा था बट मैंने सर्कुलर पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं। अब एक सर्कुलर आर्क, तो एक सर्कुलर लूप ही हो गया, इसके ऊपर चार्ज, ठीक है, ठीक बात है। निकालना कहाँ पर था, एट द सेंटर, यस सर। तो कुछ नहीं है, आप इसकी एक्सियल लाइन पे निकालो पहले, और एक्सियल लाइन पे निकालने के बाद इसको नेग्लिजिबल कंसिडर कर लो, तो वो डेरिवेशन आपको करा रखी है। ठीक है बेटा, Yes, sir. यस सर। ये हो जाएगी ना डेरिवेशन, Yes, sir. ओके। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, The electric field components in the figure are shown where Ex is equals to Ax raised to the power 0.5 in which. ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, Yes, sir. ये तो आसान क्वेश्चन था। इसमें आपके पास एक क्यूब यहाँ पर बना हुआ है ना, ये ए है, ये ए है,
ये डिस्टेंस भी a होगा आपके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आपको दे रखी थी अल्फा टाइम्स ऑफ x की पावर 1/2। मैंने वहां लिखा था 0.5, जान के लिखा था कि आप इसको 1/2 अपने आप कन्वर्ट करें, ठीक है, किया था या 0.5 के फेर में फंस तो गए? 1/2 किया। हाँ 1/2 कर लेना था इसको, क्योंकि 0.5 के फेर में जनरली बच्चे फंस जाते हैं, कहते हैं अरे यार 0.5 को कैसे सॉल्व करें, और भाई 1/2 भी होता है वो। 1.5 हो तो 3/2 कर लो उसको, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप के तो हो गया होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अल्फा की वैल्यू दे ही रखी थी आपको। यस सर, हो गया था। हाँ ठीक है, बस मेरे को प्रॉब्लम है लिखने से कि आप लिखते कैसे, ठीक है। एक बार एक दिन पूरा ना लिख के दिखाएंगे कि एग्जैक्टली एक आंसर को पूरे को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो फिर आपको वही मेथड हमेशा के लिए यूज करना होगा, ओके। ओके सर। यस। तो इफ इन केस के कल की क्लास हो पाएगी तो मैं मैसेज सेंड कर दूंगा, अदरवाइज कल शायद क्लास नहीं होगी, क्योंकि स्कूल का पता नहीं है कि कल किस टाइम पे फ्री होते हैं, तो बाकी आगे पता लग जाएगा। तो परसों की क्लास तो 1:30 इज डन, ओके। ओके सर, यस। ओके सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके।